अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे करंट अफेयर्स के जो मसाइल हैं वो अब चलते पानियों के मसाइल चूँकि नहीं रहे, बल्कि खड़े पानी, और वो भी जोहड़ का खड़ा पानी बन चुके हैं। नया पानी आ नहीं रहा और नई नस्लों की नई सोच पर पाबंदी भी उसी तरह से चल रही है। और ज़हनों को सवाल उठाने की सहूलत भी नहीं है, मुकालमा करने की सहूलत भी नहीं है। तो वो जो रुका हुआ पानी है वो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता सड़ता जा रहा है, बू देता जा रहा है। और इसरार जो करंट अफेयर्स के माहिरीन हैं उनका ये है कि लोग इसमें से जो भी चीज़ हम घड़ के पेश कर रहे हैं उसको उसी दिलचस्पी से सुने भी, उसके साथ साथ भी रहें। तो ऐसा हो नहीं पाता। अभी आज मैंने कोशिश की कि पूरा एक शो जो है वो बैठ के देखूँगा कि जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जो फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, तो अब उस इंटरव्यू के ऊपर ARY पे बहस जारी थी। वसीम बदामी अपने मासूमाना सवाल के साथ, और काशिफ़ अब्बासी उनके गेस्ट, एक आध तहरीक इंसाफ की MPA ख़ातून जो ये बता रही थी कि मैं अरसा दराज से आपके शो में आ रही हूँ। ठीक है, हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब जो असल हक़ाइक़ और मसाइल हैं उनकी तरफ जाने की या इजाज़त नहीं है या ज़रूरत नहीं है। अगर इजाज़त नहीं है तो रेजिस्ट करके इजाज़त का रास्ता निकालना और उसलूब तलाश करने, गुफ्तगू के भी और तहरीर के भी, कि जिन असालीब के साथ, जिन नए तरीक़ों के साथ वही बात की जा सके जो नहीं करने दी जा रही। ये ज़िम्मेदारी इन लोगों की थी जो मुआशरे की आँखें कहलाते हैं। मगर जब आशोब चश्म का आर्ज़ा लाहक हो जाए तो फिर आँखों ने वो किरदार तो अदा बहरहाल नहीं करना जिसके लिए वो बनाई गई हैं। सहाफ़ी मुआशरे की आँखें कहलाते हैं, लेकिन उनकी तरजीहात बदल चुकी हैं। वो वहाँ वहाँ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं जहाँ जहाँ कंप्रोमाइज़ के नतीजे में वो सतह आब के ऊपर रह सकें। क्योंकि वो जो पानी का जो रेला है उसका खौफ हर किसी को होता है, लेकिन उनको ज़्यादा होता है। जिसका कोई स्टेटस होगा उसको ज़्यादा खौफ होगा। वो कहानी मशहूर है कि ऊंचे इलाकों का, पहाड़ी इलाकों का पानी जो जेहलम की तरफ आके गिर रहा था दरिया में, तो जो तंग सी जगह से वो पानी सारा पठवार का गिर के इकट्ठा होकर आ रहा था, तो सैलाब का की सूरत थी। जेहलम में भी सैलाब ऊंचे दर्जे का था। तो एक मफलूकुल हाल बंदा ऊंची सी एक पहाड़ी पे बैठ के, तो लंबे लंबे सूटे लगा के, तो हुक्की, अपनी हुक्का भी नहीं था उसके पास, पूरा हुक्की सी थी छोटी सी, वो पी रहा था। और उसमें लोगों ने कहा कि भाई लोगों के तो जब माल मवेशी सब कुछ गर्क हो रहा है, बल्कि बच्चे भी रुड़ गए हैं बाज़ के, तो तुम जो है वो तुम हुक्की पी रहे हो यहाँ बैठ के, खुदा का खौफ करो। तो कहता है कि आज ही तो भूख ने स्वाद देता है। यानी ये जो मेरी मफलूकुल हाली है उसने मुझे आज ही तो मज़ा दिया है, ना कुछ मेरे पास था, ना गर्क होने का डर है। तो बात यह है कि ये जो सुपरफिशियल आप स्टेटस गेन करते हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान और मसला ही ये है कि वो फिर जहाँ पर आपको आके बात करने का मौका आता है फिर वो आपको बात करने नहीं देता, क्योंकि आपने उसको मुश्किल से कमाया होता है। तो आने वाहिद में आप गंवा कैसे दें उसको। इसी तरह लेकिन सोच का सिलसिला तो अंदर अंदर चलता रहता है। 1998 में हमने वहाँ पर एक शाम मनाई इस्लामाबाद में उबैदुल्लाह अलीम साहब के साथ। तो उसमें जो मेज़बान शोरा थे उनमें हमारे दोस्त थे वसीम कशफ़ी। तो उन्होंने एक गज़ल और एक नज़म सुनाई, और नज़म के भी मिसरे बहुत मानी खेज़ थे और गज़ल के भी मिसरे बहुत ही गहरे मफ़ाहीम रखते थे। कुछ उनका लबो लहजा भी ऐसा ही था कि रस्ते तमाम बंद हैं मेरे वजूद के, रस्ते तमाम बंद हैं मेरे, ये उस गज़ल का शेर था कि रस्ते तमाम बंद हैं मेरे वजूद के, क्या अपने आप में ही उतर जाऊं इस दफ़ा। तो वो जब मैं वसीम बदामी का प्रोग्राम देख रहा था और उनकी
ऐसी गुफ्तगू सुन रहा था कि जिसमें हुकूमत ये, हुकूमत वो, हुकूमत ये और हुकूमत वो, इससे बाहर नहीं जा रहे थे वो। मसाइल की निशानदेही पे तो ज़ाहिर है पिता पानी होता है। तो मुझे लगा कि जो वसीम कशफी का मसला था और उन्होंने बयान कर दिया कि क्या अपने आप ही मैं उतर जाऊं इस दफ़ा। मसला वसीम बदामी का भी वही है, काशिफ अब्बासी भी गर्क नहीं होना चाहते, सतह आब पर रहना चाहते हैं, इसलिए पानी की बदबू का तज़किरा भी वहाँ पर हराम है, क्योंकि रहना है उसी पानी के ऊपर रहना है। लेकिन जब ये हो रहा है कि जी वो अपना जहांगीर तरीन और फ़लाँ के ये धड़ा बन गया है, तो शाह महमूद कुरैशी फ़लाना मजबूत दूसरा धड़ा है, तहरीक इंसाफ में ये हो रहा है, कंटेनर पे वो हो रहा था। उस ज़माने में, उस यानी उन दिनों में ये जो परवेज़ हूद भाई वाला इशू है, अकेले परवेज़ हूद भाई का नहीं, उसातिज़ा को यूनिवर्सिटी का ग्रेड कायम रखना है तो उनको भी गहरे पानियों से न सिर्फ ये कि एतराज़ करना पड़ेगा, बल्कि गहरे पानियों के तज़किरे से भी गुरेज़ करना पड़ेगा। मोती निकालना तो खैर बहुत बाद की बात है ना, क्योंकि उसका तो वो तो फ़ज़ा बनानी पड़ती है मुआशरे की, जहाँ पर खुल के बात हो रही होती है, ताज़ा पानी आ रहा होता है, अगला पानी आगे चल रहा होता है, उसमें फिर बदबू पैदा नहीं होती, उसमें एक ऑटोमेटिक पाकीज़गी का अंसर होता है जो उसकी रवानी के साथ मशरूत होता है। पानी रुक गया तो वो जैसा भी आपने हुआ उसकी फिर आप उसके पाक होने या उसके काबिल इस्तेमाल होने की ज़्यादा देर तक गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए नया पानी आना और लोगों का उसमें मुकालमे के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, सवालात के ज़रिए, इंटरेक्शन के ज़रिए उसकी रवानी को कायम रखना ये बहुत ज़रूरी है। मगर ये इजाज़त लेके नहीं होता, ये आज खुद होता है। प्रोफेसर हूद भाई, मोहम्मद हनीफ़ साहब या असिस्टेंट प्रोफेसर अम्मार, इनकी नौकरियां आज मैंने BBC में भी पढ़ा तो ज़ेर गुफ्तगू हैं, ज़ेर बहस हैं। मसला क्या है कि वो तलबा की गुमराही का बायस बनते हैं और उनके जो बाज़ सोचने के अंदाज़ हैं वो रियासत के या रियासत के बाज़ इदारों के अपने जो एजेंडा और सोच के मरकज़ बने हुए हैं या जो उन्होंने अपनी सरहदें कायम की हुई हैं, उनके ख़्याल में उनका उससे ताल्लुक़ नहीं बन पाता। अच्छा, अब ये सवाल है कि जी वो परवेज़ हूद भाई से किस तरह के लोगों को ख़तरा है? मतलब तलबा की जो दीनी तशख़्ख़ुस है उसको ख़तरा है। मेरे इल्म में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के हवाले से कुछ तफसील है। एक तो हमारे दोस्त जो इस वक्त ख़ुद PhD हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स के ही एक सब्जेक्ट में, डॉक्टर मकबूल, वो ना सिर्फ ये कि परवेज़ हूद भाई के शागिर्द थे बल्कि शागिर्द रशीद थे। और जैसा एक महज़्ज़ब उस्ताद शागिर्द का रिश्ता और ताल्लुक़ और रिस्पेक्ट का जो उनके दरमियान बंधन होता है वो तब भी था, अब भी है। अब जो दीनी फ़िक्र के हवाले से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई किसी और तरह से सोचते हैं, वो मज़हब और मुआशरे और तसव्वुर खुदा और इन चीज़ों के बारे में उनकी अपनी राय है। और डॉक्टर मकबूल जो हैं उनके बारे में जो हमारे एज मेट्स और करीबी दोस्त हैं उनको हमेशा ये हैरत होती है कि इनकी PhD तो फ़िज़िक्स में है, लेकिन तारीख़ इस्लाम पर या दूसरे दीनी माख़ज़ पर, फ़िलासफ़ी के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखने और इतना बसीत मुतालिया करने का इनको वक्त कब मिला? क्योंकि उनकी तो अपनी डिग्री भी काफ़ी जान जोखों का काम था। लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो एक खुदा को मानने वाले, खुदा के रसूल को मानने वाले, इस ज़माने में अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्तादा पर ईमान रखने वाले, और उनके तो मज़हबी तशख़्ख़ुस को और उनकी दीनी हालत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा परवेज़ हूद भाई साहब से। मसला क्या है? मसला ये है कि एक दफ़ा चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम से बात इस तरह की हो रही थी, तो चौधरी साहब का जैसे स्टाइल था कि वो उर्दू और पंजाबी में और अंग्रेज़ी में स्विच ओवर करते रहते थे, तो फरमाने लगे कि ये बर्ट्रैंड रसल ने जेड़े खुदा ते जेड़े मज़हब का इनकार किया सी, उहदा ते इनकार कर ही देना चाहिए सी।
मतलब बर्ट्रैंड रसल ने कायनात के खुदा या खुदा ताला के जो हकीकी भेजे हुई चीज़ें हैं उनका तो इनकार नहीं किया। उन्होंने तो चर्च के जो इंट्रोड्यूस करदा खुदा था उसका भी इनकार किया, और चर्च के ज़रिए जो जिस मज़हब का तारुफ करवाया था उसका भी इनकार किया उन्होंने। इसी तरह जब वो वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो जो सामने हट्स होते थे उसमें बड़ा खुला माहौल था, उसातिज़ा से, प्रोफेसर से सारे मिलजुल के वहाँ चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, गपशप भी हो रही है। तो वहाँ से जब हल्का हल्का तारुफ बढ़ा तो एक दिन हम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के कमरे में जाके उनसे मुलाकात कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। तो कहते हैं कि आपका तो मैं जानता हूँ रब्वा के हवाले से कि आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो आप मेरी ये गुफ्तगू जो है उससे कंफर्टेबल होते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो आपकी इस गुफ्तगू से मसला कोई नहीं होता, बल्कि इन अ वे मैं तो आपको अपना मददगार ही समझता हूँ। कहते हैं वो किस तरह? मैंने कहा इसलिए कि आपने जो मुल्लायत का पेश करदा तसव्वुर मज़हब है उसका आपने इनकार किया है। उसके अंदर जो नॉनसेंस वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, आप ज़ाहिर है जब उस पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो एक जाली सी इमारत खड़ी करता है बेसलेस सी, जिसके अंदर बुनियादें कोई नहीं है, वो इमारत आप बनने नहीं दे रहे। तो उसके नतीजे में आखिरी तजज़िये में ये साबित होता है कि आप हकीकी खुदा और हकीकी मज़हब और हकीकी जो अंबिया की जो तालीम है उसके लिए अगर आप मुल्लायत का इनकार करते जाएंगे तो मुल्लायत तो आप जैसों से गुफ्तगू करके ही अपना बेड़ा गर्क करवा लेगी, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देगी, और इंसानी नस्लें जो आगे आएंगी उनके लिए रास्ता साफ मिलेगा। वो प्रोग्रेसिव थाट के ज़रिए भी, हकीकी इस्लाम को तो प्रोग्रेसिव थाट से कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको तो कोई मसला नहीं है। मतलब कुरान करीम अगर एक दो चार परवेज़ हूद भाई या इस तरह के स्कॉलर्स के ज़रिए अपनी वैलिडिटी नाउज़ुबिल्लाह खो देता है तो उस पर वो खुदा ताला का कलाम कैसे हो गया? वो तो जैसे हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से किसी ने पूछा कि भाई आपके लिए ये सब्सक्राइब करना रिलीजन को, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुरान जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, और ये सारी कायनात जिसके ऊपर मैं मुशाहिदे की मदद से और अपने साइंटिफिक थाट के ज़रिए आगे बढ़ रहा हूँ, ये एक्ट ऑफ गॉड है। और जो कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने का तारुफ हुआ है उसके वर्ड और एक्ट में यानी कौल और फेल में तजाद नहीं है खुदा ताला के। और खुदा ताला ने इस बात को तहद्दी के साथ फरमाया है कि अपनी नज़र को बार बार दौड़ाओ और बार बार देखो, कहीं तुम कोई रख ना पाते हो। तो वर्ड ऑफ गॉड में और एक्ट ऑफ गॉड में, खुदा ताला के फरमान में, कौल में, और अल्लाह ताला के जो कायनात है, जो उसका बनाया हुआ काम है, जो फेली शहादत है उसकी, उनमें तो तताबुक है, बिल्कुल मुताबकत है उसके अंदर। ये मसला पैदा होता है कि आपकी जो मौजूदा जिन जनरेशन का आप इस्लाम और जिनका आप दीन बचाना चाह रहे हैं, वो आप अपनी बदकिस्मती से मुल्लायत के ज़रिए इंजेक्ट किया हुआ जो तशख़्ख़ुस है, जो दीन है, और जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट्स है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है, वो तो बहरहाल फिर टकराएगी। वो अगर परवेज़ हूद भाई से बच भी गई तो वो जब पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो पहले नहीं तो दूसरे सवाल में भांडा फूट जाएगा उनका। क्योंकि वहाँ तो आपने परवेज़ हूद भाई को वहाँ FC कॉलेज में, बेशक वो उस यूनिवर्सिटी में उनका कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यू ना करें, लेकिन जब आप ही के तलबा या आपके वो पढ़े लिखे लोग जब बाहर निकलेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, तो वहाँ जाके वो क्या करेंगे। इसलिए अब परवेज़ हूद भाई के जॉब कॉन्ट्रैक्ट की फ़िक्र ना करें। अब आप अपने जिन जिन चीज़ों को आप घड़ के मुसल्लत कर रहे थे, अब आप उनको रिव्यू करें। फवाद चौधरी भी इसी बात के पे है ना कि जी वो अपना फेडरल मिनिस्टर है, और फेडरल मिनिस्टर होते हुए उसने ये बयान कैसे दे दिया, ये इंटरव्यू कैसे दे दिया। बात यही है कि वो किस तरह, मतलब एक खिलाफ वाक़या बात है। एक बात इंसानों इधर कर भी जाएं तो दूसरी तरफ जाके, टेबल के दूसरी तरफ जाके तो वो वैलिड नहीं रहती। कौन उसका कितना साथ दे सकेगा? ये चूँकि मुमकिन नहीं है। एक हद तक था, वो आपने कर लिया। अब 40-50 साल से जो आपने खड़े पानी और का जो तालाब बनाया हुआ था अपना, नज़रियाती भी, मजहबी भी, दीनी भी, अब आप उसको परवेज़ इलाही वगैरह की मदद से, और इधर से वो जो सिंध का MP था, अब आप उसको रोज़ाना नई दीवार उसमें कायम करना चाहते हैं कि जी हमारे
ये जी हमारा बुनियादी तशख़्ख़ुस है। आपका बुनियादी तशख़्ख़ुस है, लेकिन आपकी करारदादों से पहले पहले ये तशख़्ख़ुस कहाँ था? आपकी करारदादें बताती हैं कि ये आपका कोई तशख़्ख़ुस नहीं था, आप ये घड़ के मुसल्लत कर रहे हैं। और अब वो ज़ाहिर है इंसानों का ये मुल्क जो है वो हुजूम है, उसमें सोचने वाले लोग हैं, वो किधर जाएंगे? उन्होंने सवाल तो उठाना है, आज नहीं उठाएंगे कल उठाएंगे। अभी मलाला ने जिस वक्त ये डिग्री ली तो इधर उधर ज़ाहिर है मीडिया पे, BBC पे, तो वो केक शेक वाली सारी तस्वीर देखी तो मैंने ज़ियाउद्दीन साहब को मुबारकबाद दी कि अच्छा हुआ ये डिग्री तो आ गई, अब इल्म और तालीम तो अब अपनी यार्ड स्टिक के मुताबिक हासिल कर ली है लड़की ने, अब अल्लाह करे इरफान भी हो जाए। तो इरफान पे बहुत बड़ा कहका लगा के कहते हैं, हाँ जब एक अहमदी इरफान की बात करता है तो खौफ ही आता है उस वक्त। यानी पर्सनली सारे जानते हैं कि ये बातें हमें करनी पड़ेंगी, और पर्सनली ये भी सारों को पता है कि जैसे वो आजकल एक किसी साहब की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि वो कहते हैं कि अव्वल व आखिर, खुदा जो है अव्वल भी है और आखिर भी है, तो आखिर के लिए तो आखिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ में, खातिम का लफ्ज़ तो आखिर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान करीम में। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया बैठ के कि हाँ भाई मैं बैठा हूँ, मुझे ला के दिखाओ कि ये आखिरी। और मुझे ख्याल आया कि एक चौधरी शौकत महमूद जिनका मैंने जिक्र किया, वो रिटायर्ड तो DC इस्लामाबाद के तौर से हुए थे। वो पहले एक ज़माने में जब उनकी इब्तदाई पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर हुई तो वो हारूनाबाद के AC थे, और ये वाक़या उन्होंने मुझे ख़ुद बताया। तो कहते हैं वहाँ पर मेरी तहसील में किसी अहमदी की वफ़ात हुई, उसकी कब्र की तदफीन के मौके पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जुलूस और ये और वो। तो मैंने कहा कि क्या मसला है? कहते हैं ये अहमदी है तो इसकी तदफीन हमने इस कब्रिस्तान में नहीं होने देनी। वो भी मुअज़्ज़ज़ घराने थे, ज़ाहिर है वहाँ पर ज़िम्मेदार फैमिली अहमदी भी हैं, दूसरे भी हैं। तो वो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, मज्झां नूं डुब्बण मेणा हुंदा है। हर ज़िम्मेदार जिन्हां दा उत्थे जिनका आगा पीछा वहीं पे हो, वो कैसे बर्दाश्त कर लें कि उनकी तदफीन पे कोई रुकावट डाले। तो जब ये तमाशा लग गया तो कहते हैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर उस तहसील में जो भी बात थी वो मेरे ज़िम्मे थी। तो मैंने उनको बुलाया, जब सामने आए तो मौलवियों से, एक तरफ मौलवी थे जो जुलूस वाले, इधर अहमदियों का भी वो कोई सदर था वहाँ का या जो भी करता धरता बुज़ुर्ग। तो मैंने कहा जनाब की मसला है? तो कहते हैं जी ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा जी आप? कहते हैं हाँ नहीं जी हम तो कलमा गो मुसलमान हैं। अच्छा तुसी कलमा पढ़ते हो? जी हम पढ़ते हैं। सुनाओ। उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो AC साहब कहते हैं, वही चौधरी शौकत साहब असिस्टेंट कमिश्नर, मौलाना कलमा तो इन्होंने ये पढ़ा है। कहते जी ये कलमा तो है लेकिन इसमें जो तर्जमा करते हैं तो वो सही नहीं करते। अच्छा इन्होंने कहा जनाब बुजुर्गो तर्जमा करें जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। तो उन्होंने कहा कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मौलवी साहब फट बोले, उन्होंने कहा जी आखिरी रसूल नहीं कहा इन्होंने। तो वो जो शौकत साहब कहते हैं कि मैंने कहा मौलाना थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जितने अल्फाज हैं इनमें से आखिरी किस लफ्ज़ का तर्जमा किया है आपने? मुझे वो लफ्ज़ बताएं जिसका आपने ये तर्जमा किया है। और अगर वो लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मौजूद नहीं है तो कलमे का तर्जमा आप ख़राब कर रहे हैं, ये नहीं ख़राब कर रहे। जाए यहाँ से निकल जाए, खबरदार आपको जुलूस निकाला। तो उन्होंने कहा जी जुलूस अगर हमने निकाला ये हमारा मजहबी मामला। कहते हैं आपने निकाला तो मैं आपको नक्शे अमन में बंद करूँगा। और एक असिस्टेंट कमिश्नर, ये पुरानी बात है, उसने स्टैंड लिया तो वो तदफीन वहीं पे हुई। उसके बाद दूसरी तरह के असिस्टेंट कमिश्नर आए, दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन आई, दूसरी तरह की ब्यूरोक्रेसी आई जो रखेल बन चुकी थी बदनीयत अशराफिया और इंतज़ामिया की और इस्टेब्लिशमेंट की। तो उनकी दफ़ा जगह जगह आप कब्रें उखाड़ने के वाक़यात देख रहे हैं। ये जो है ना, ये कागज़ की किश्ती थी, बड़ा चिर निकाल गई है, बहुत अरसा था, 40-50 साल बहुत होते हैं। इस किश्ती की इतना ही टाइम था। अब जिन जिन को अल्लाह ताला ने फिरासत दी हुई है वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है तो पाकिस्तान इन मैनरिज्म के साथ आगे नहीं चल सकता। इनको अब रिव्यू करना पड़ेगा। और उसमें हूद भाई को निकालने से कुछ नहीं हासिल होगा। अब आपको इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें सब मिलकर चलें,
बातें तो इस पे ज़ाहिर है बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन वही टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर इजाज़त लेते हैं, मगर हमारे सुनने वाले जो हैं वो इस पर गौर करें कि अब एक एक जगह से हर जगह आपको इनफरादी दिया जला के इस अंधेरी रात की में रोशनी करनी है। अगर आप इज्तमाई बड़े हुकूमती बल्बों का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर टकरें आपकी अंधेरे में बजती रहेंगी, फिर कुछ उसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह तौफीक दे कि आप अपने ज़मीर की रोशनी को अपनी गुफ्तगू और अपनी चेहरों की रोशनी में बदल सकें और टिमटिमाते हुए छोटे छोटे जुगनुओं से, छोटे सितारों से इस घुप अंधेरे में इतनी रोशनी हो कि हाथ को हाथ तो सुझाई दे, कम से कम कुछ ना कुछ नज़र आने लगे। जब नज़र आना शुरू हो जाएगा तो समत का तयन भी हो जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।